वो लोग भी, उनमें भी एक बहुत बड़े स्तर पर लोग अब ये मानने लगे कि वास्तव में जो टिकट वितरण गलत हुआ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग में जो एक चीज बैठा दी गई कि अपनी तो सरकार आई बैठी है, उन्होंने चुनाव में जो रूठे हुए लोग थे या जिन लोगों की टिकटें कटी, उन लोगों से बात करना तक भी उचित नहीं समझा। बिल्कुल सही कहा। उसी का परिणाम ये रहा कि जिस एक आदमी को टिकट मिली, कांग्रेस तो कहीं लड़ ही नहीं रही थी चुनाव तो जिसको टिकट मिली वो लड़ रहा था जी। बाकी तो हर हल्के में जो कांग्रेसी थे वो अपने घर बैठे थे। मतलब यहां तक चीज थी कि जिनको टिकटें मिल गई वो मंत्री बन के सोए हुए थे जी। जिनमें से टिकट कट गई और जिनको जो है जो बगावत करने के मूड में या घर बैठने के मूड में नहीं थे, वो लोग चेयरमैन बनने के सपने देख रहे थे। कई लोगों ने तो डिपार्टमेंट तक तय कर लिए थे कि भाई मैं ये डिपार्टमेंट ले लूंगा। 9 साल वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जी। उसके बाद वो लगातार वो और उनके बेटे राजनीति में सक्रिय रहे जी। और 20 साल लगातार प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। इतनी जबरदस्त लहर कांग्रेस की, पूरे हरियाणा प्रदेश में तमाम कांग्रेसी ये कह रहे कि हमारी तो सरकार बनी बैठी है 70-80, और एक दिन तो एक कांग्रेसी नेता यहां तक कह रहा था कि इस बार तो 87 सीटें आएंगी जी। तो मैं उनको ये कहने लगा भाई फिर 3 कौन सी हारोगे? हाँ जी, ये तो बताओ 87। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब चौधरी देवीलाल को लोकसभा के चुनाव में हराया था जी, तब वो रोहतक के क्षेत्र में एक नेता के तौर पर उभरे। कहीं ना कहीं उसमें एक सबसे बड़ी बात मैं जो समझ पा रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी पावर अपने सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी जी। और नतीजा ये रहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही सांसद कितनी बार बन गए हों, भले ही वो राज्यसभा में चले गए हों, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो परिपक्व नेता नहीं बन पाए। उसका उन्होंने इस चुनाव में दर्शा दिया। प्रद्युमन भाई नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, जितनी भी हम मेहनत करते हैं आपके प्यार के लिए करते हैं, तो आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज सबसे बड़ा विषय है, क्या हुड्डा साहब पुत्र मोह में हार गए? क्योंकि आजकल चर्चाएं हरियाणा में इस प्रकार की चली हुई हैं कि हुड्डा साहब धृतराष्ट्र बन गए। जैसे ही हुड्डा साहब ने पुत्र मोह दर्शाया और पुत्र को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी और वो धीरे धीरे उनके मन में इस प्रकार की योजनाएं चलने लगी कि मैं अपने पुत्र को इस बार मुख्यमंत्री बनाऊंगा। गड़बड़ यहीं से स्टार्ट होती है और जो हुआ उसका असली जिम्मेदार कौन है? तो आप पूरी चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और यहां तक नौबत आ गई है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी, पर उसकी रिपोर्ट का आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसकी रिपोर्ट में था क्या आखिरकार। अमन भाई देखिए, जो हार हुई हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जी, तभी से एक ब्लेम गेम तो चल ही रहा है जी। वो बोल देते हैं कि उनकी वजह से हारे, वो बोल देते हैं कि उनकी वजह से हारे जी। हालांकि होना यह चाहिए कि जो हार होती है, हार की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है वह उन्हीं लोगों की होती है जो शीर्ष पदों पर बैठे होते जी। परंतु यहां कोई जिम्मेवारी ले नहीं रहा जी। पहले भी एक कमेटी बन चुकी है जी, अभी उदय भान जी ने एक और कमेटी बनाई है जी। उसके अंदर सारे के सारे सदस्य जो लिए गए हैं वो एक ही गुट के लिए गए हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल क्या चल रहा है जी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर जी। कांग्रेस पार्टी में हुड्डा परिवार को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा धीरे धीरे, तो क्या हम यह मान के चल सकते हैं कि हरियाणा के अंदर हुड्डा की राजनीति का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है? सबसे पहले इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखो, निश्चित रूप से प्रत्येक नेता का एक दौर होता है जी, और किसी भी पार्टी में हो समय समय पर कोई नेता अर्श पर होता है और कोई नेता फर्श पर आ जाता है जी। हरियाणा में एक वो समय था जब पंडित भगवत दयाल शर्मा एक बहुत बड़े नेता हुए, उसके बाद उनकी राजनीति बिल्कुल हाशिए पर चली गई। राव वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा कद था राष्ट्रीय राजनीति तक में जी, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति भी धीरे धीरे जो है
हाशिए पर चली गई। बिल्कुल। चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इन तमाम नेताओं का एक दौर आया। बिल्कुल। और तमाम नेताओं ने 8-8, 10-10, 20-20, 30-30 साल तक प्रदेश की राजनीति में वो शीर्ष जो नेतृत्व है, बिल्कुल, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसमें वो बने रहे। कई नेता बहुत लंबे समय तक भी राजनीति के खिलाड़ी रहे। जहां तक बात है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब चौधरी देवीलाल को लोकसभा के चुनाव में हराया था जी, तब वो रोहतक के क्षेत्र में एक नेता के तौर पर उभरे, लेकिन पूरे प्रदेश के नेता तब भी वो नहीं बन पाए थे। उसके बाद जब 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई जी, उस समय कंडेला में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला। बिल्कुल। और जिसमें कंडेला कांड के नाम से पूरे भारत में नहीं दुनिया तक में मशहूर हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पद यात्रा की। उस पद यात्रा के बाद वो प्रदेश के नेता बनने शुरू हुए जी। और असली जो उनको बूस्ट मिला वो मिला जब 2005 में एक सांसद होते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद 9.5 साल वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जी। उसके बाद वो लगातार वो और उनके बेटे राजनीति में सक्रिय रहे जी। और 20 साल लगातार प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। बिल्कुल। वो चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे जी। अब जब हालांकि 2024 का जो चुनाव लड़ागा वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भले ही घोषित ना किया गया हो जी, लेकिन उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया जी। लेकिन इतनी जबरदस्त लहर कांग्रेस की पूरे हरियाणा प्रदेश में तमाम कांग्रेसी ये कह रहे कि हमारी तो सरकार बनी बैठी है 70-80। और एक दिन तो एक कांग्रेसी नेता यहां तक कह रहा था कि इस बार तो 87 सीटें आएंगी जी। तो मैं उनको ये कहने लगा भाई फिर 3 कौन सी हारोगे? हाँ जी, ये तो बताओ 87 जीत जाओगे, 3 हारोगे कौन सी? यार 90 की 90 का दावा करो, कम से कम आप चुनाव लड़ रहे हो, आप जीतो हारो ये तो कहो भाई 90-90 जीतांगे। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस इतने चरम तक था जी। और उसके बाद हसर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव हार गई और जीती हुई बाजी हार गई जी। तब से 8 तारीख को जब से परिणाम आया है तब से पूरे हरियाणा प्रदेश में यहां तक कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का झंडा जो कांग्रेसी उठा रहे थे जी, जो उनके झंडे फोटो लगा करके घूम रहे थे जी, वो लोग भी उनमें भी एक बहुत बड़े स्तर पर लोग अब ये मानने लगे कि वास्तव में जो टिकट वितरण गलत हुआ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग में जो एक चीज बैठा दी गई कि अपनी तो सरकार आई बैठी है, उन्होंने चुनाव में जो रूठे हुए लोग थे या जिन लोगों की टिकटें कटी उन लोगों से बात करना तक भी उचित नहीं समझा। बिल्कुल सही कहा। उसी का परिणाम ये रहा कि जिस एक आदमी को टिकट मिली, कांग्रेस तो कहीं लड़ ही नहीं रही थी चुनाव तो जिसको टिकट मिली वो लड़ रहा था जी। बाकी तो हर हल्के में जो कांग्रेसी थे वो अपने घर बैठे थे और वो घर बैठे थे, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और उन्होंने इस तरह का अपना मैनेज किया सिस्टम कि वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे जी। कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस था और सपने में जो मुख्यमंत्री बनने, जैसा आज किरण चौधरी जी ने भी कहा है कि उनको तो सपने में मुख्यमंत्री की कुर्सी और जो सीएम हाउस दिखाई दे रहा था जी, तो वो कहीं ना कहीं शायद साहब भी खिल्ली उड़ाते कि घोड़े आ गए थे। नहीं, वो आ गए थे जी, नेचुरल बात है। हाँ बिल्कुल। लोग मतलब यहां तक की थी कि जिनको टिकटें मिल गई वो मंत्री बन के सोए हुए थे जी, जिनमें से टिकट कट गई और जिनको जो है जो बगावत करने के मूड में या घर बैठने के मूड में नहीं थे वो लोग चेयरमैन बनने के सपने देख रहे थे। कई लोगों ने तो डिपार्टमेंट तक तय कर लिए थे कि भाई मैं ये डिपार्टमेंट ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये इसको हम ये कहेंगे कि राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा इतना बड़ा जिनका राजनीतिक कैरियर रहा हो और जो पिछले 40-45 साल से सक्रिय राजनीति में जो आदमी हो और वो इस तरह का हसर होना, कहीं ना कहीं उसमें एक सबसे बड़ी बात मैं जो समझ पा रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी पावर अपने सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी जी। और नतीजा ये रहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही सांसद कितनी बार बन गए हों, भले ही वो राज्यसभा में चले गए हों, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो परिपक्व नेता नहीं बन पाए। उसका उन्होंने इस चुनाव में दर्शा दिया। प्रद्युम्न भाई, एक कहावत चल रही हरियाणा के अंदर कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी जा रही है जी। तो क्या ये संज्ञा जो दी जा रही है, जो परिणाम आए हैं, जो दीपेंद्र का मतलब इस चुनाव के अंदर जो उनका रिजल्ट रहा है जी, तो ये संज्ञा सही है? देखो मैं आपको एक गंभीर बात बताऊं,
प्रत्येक पार्टी जो टिकटें वितरण करती है जी, वो टिकटें जातीय समीकरणों पर, क्योंकि भले ही जाति प्रथा बंद हो चुकी हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन राजनीति में आज भी कास्ट फैक्टर ही चलता है जी, जी, बहुत बड़े स्तर पर। तो प्रत्येक पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए कास्ट बेस पर टिकटें देती है जी। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दर्शकों को दूं, और जब वो इसको सुनेंगे तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी जी, कि हुआ क्या, क्यों किया गया। हिसार जिला विधानसभा के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हरियाणा जी, जिसमें 7 हलके हैं। उन 7 में से एक विधानसभा क्षेत्र एससी रिजर्व है जो उकलाड़ा है, बच गए 6 हलके। 6 में से हिसार जिले को जाटलैंड में माना जाता है कि यहाँ जाट बाहुल्य वोटर ज्यादा है। ठीक बात है। उसके बावजूद 3 विधानसभा की सीटें बैकवर्ड समाज को देना हिसार में बहुत बड़ी और चिंतनीय बात है। हालांकि हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कैसे जातीय समीकरण। इलेक्शन से पहले प्रद्युमन भाई आपने बोला भी था कि जो टिकटें काटी गई हैं, जो बीसी को ज्यादा टिकटें दी गई हैं और जो जाट वर्ग की टिकटें कटी हैं तो नुकसान इस बात का होगा। जी, ये बात हमने चुनाव से पहले भी बता दी थी। और जाट वर्ग को केवल 2 टिकटें देना जी, जबकि 3 टिकटें बैकवर्ड समाज को देना। यस। और जो बैकवर्ड समाज में टिकटें दी, आप एक चीज देखिए, बरवाड़ा से आप कुमार समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जी जी, आपने आदमपुर में जांगड़ा समाज से उतारा, यस। आपने हिसार शहर में सैनी समाज से उतारा, आसी शहर में आपने पंजाबी प्रत्याशी उतारा जी। केवल 2 सीटें नलवा और नारनौल 2 जाटों को दी, और वो भी केवल इसलिए दी कि वहां कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहां जितने लोग टिकट मांग रहे थे वो तमाम जाट समुदाय से थे। जो लोग टिकट मांग रहे थे वो जाट समुदाय से। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि अगर वहां कोई ऑप्शन होता तो हो सकता है वहां भी जो है इसी तरह से बैकवर्ड पर गेम खेला जाता। प्रद्युमन भाई, परिणाम क्या रहा, उस चीज का परिणाम क्या रहा, आप ये देखिए। बरवाड़ा चुनाव आ रहे जी, नलवा चुनाव आ रहे जी, हिसार शहर चुनाव आ रहे जी, आसी चुनाव आ रहे। आप मतलब पूरे प्रदेश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यस। देखो, जिस आपको कम से कम एक सोशल इंजीनियरिंग के नजरिए से आप टिकटें दीजिए, ठीक है, बैकवर्ड समाज को आप टिकट दीजिए और देनी भी चाहिए जी, लेकिन आप ये तो देखिए कि उसमें कॉम्बिनेशन तो कम से कम। यस। अगली जो बात है, जो आपने धृतराष्ट्र की बात की, ये बात आपने बहुत लोग कह रहे हैं, और वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर लोगों को इतना विश्वास था कि ये आदमी बहुत शरीफ है, मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद कोई भी इसकी बाह पकड़ के कहीं ले जाता है। लेकिन जो 2 महीने का दौर रहा, टिकट बंटने से 1 महीना पहले और टिकट बंटने के बाद, उसमें लोगों के प्रति दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो व्यवहार था, उन्होंने बहुत लोगों के मेरे पास फोन आया, अब भी आ रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बिल्कुल गंभीर मिला करता, वो आंखें तक नहीं मिला रहा। उसने किसी से ये तक नहीं कहा कि आप हमारी सपोर्ट करो। जी जी। कहीं ना कहीं वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमारी तो सरकार बनी बैठी है, हमने तो केवल शपथ लेनी है। एक और बड़ी गजब बात मैं आपको बताऊं, पहली बार संभवतः हरियाणा के इतिहास में ये चीज देखने को मिली, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मंच पर होते तो कितनी चाटुकारिता की बात मैं बता रहा हूं, तो लोग ये बोलते कि भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते तो कहते कि भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार भी भरे मंच से ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी सीनियर हैं, मुख्यमंत्री तो मेरे पिताजी बनेंगे या मुख्यमंत्री कोई और कांग्रेस का नेता बनेगा जिसको आला कमान कहेगी। वो मन मन में जो है लड्डू फूट रहे। प्रद्युमन भाई, आप किसी भी दीवार पे देख लीजिए, किसी भी प्रचार सामग्री में देख लीजिए, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ था कि अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार, केवल और केवल अब की बार हुड्डा सरकार। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में इससे एक घमंड की एक, और उसमें भी एक हुड्डा सरकार बनाएगा, उसमें भी ये क्लियर नहीं भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनाएगा, दीपेंद्र हुड्डा सरकार बनाएगा। और हकीकत क्या थी कि जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको जानते थे वो तो ये कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, और जो युवा बालक हैं जो दीपेंद्र हुड्डा जिनको जानते हैं या जिनकी पहुंच केवल दीपेंद्र हुड्डा तक है, वो दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए थे। जी जी। कहीं ये तो जिक्र ही नहीं हुआ कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा जी, और मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है जी। उस चीज पर तो कहीं कोई एक और बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, असली बूस्ट कांग्रेस को कहां से मिला? किसान आंदोलन की जो एक मूवमेंट थी, उस किसान आंदोलन की मूवमेंट के बाद किसान और जो जाट वर्ग था उसमें एक बहुत बड़े स्तर पर उनके दिमाग में ये था कि बीजेपी को हराना है। यस। उन्होंने ये नहीं देखा कौन जिताना है जी। लेकिन आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब टिकटों का वितरण हुआ, कितने किसानों को टिकट दी। किसान नेता लिखने से किसान नहीं बनता। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसान नेता
लिखते हैं, उनको जई और जो में अंतर का नहीं पता। यस यस, उनको ये नहीं पता कि रबी में या साडी में कौन सी फसलें बोई जाती है, सामनी में कौन सी फसलें बोई बिल्कुल जाती है। सही कहा आपने, कभी उन्होंने हल लेके और खेत को नहीं जोता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो कोई भी किमें भी लिख देगा, लिखने से क्या होता है। बिल्कुल। तो कितने किसानों को टिकट दी जो असली किसान, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरफ आप ये देखिए, उन्होंने बड़ी सोशल इंजीनियरिंग से, बड़ी कास्ट फैक्टर के हिसाब से टिकटें बांटी, और उसी का परिणाम ये रहा कि आज आप देखिए क्या परिणाम रहा। प्रद्युमन भाई देखिए, चर्चा बड़ी लंबी हो गई है जी। अब बिल्कुल लास्ट अंतिम बात पे आ जाते हैं जी। कि जो हार हुई है जी, उस हार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है, और इस हार से जो जिम्मेदारी बनती है, तो उस जिम्मेदारी के बाद हुड्डा परिवार का क्या असर होने वाला है? देखो, निश्चित रूप से जो जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जीतते तो वो सिकंदर, यस, और हार की जिम्मेवारी कोई और ले जी। जब टिकट वितरण उनके हिसाब से हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के हिसाब से, उदय भांजी के हिसाब से, प्रदेश का अध्यक्ष उनका, नेता प्रतिपक्ष वो, तो हार की जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भांजी को लेनी चाहिए। राजनीति में हार जीत लगती रहती है, यस यस, कोई खास बात नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बिल्कुल। हार की जिम्मेदारी लेकर के और एक बड़प्पन दिखाना चाहिए कि हार की जिम्मेदारी हमारी है और इस वजह से हम हारे हैं। हालांकि इसमें मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के दो और जो प्रमुख नेता हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो और चाहे कुमारी शैलजा हो, उनको भी जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी से बचते हैं, वो नहीं लेते, तो उनको हरियाणा की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक बहाना है कि हम तो राष्ट्रीय महासचिव हैं या हम तो कर्नाटक और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। जब आप प्रभारी वहां के हो, आप राष्ट्रीय महासचिव हो, तो आप हरियाणा प्रदेश की राजनीति क्यों कर रहे हो जी? अगर सही मायने में देखें, या तो आप हरियाणा की राजनीति करो ही ना, और अगर करते हो भले ही आपकी 10% है, लेकिन जिम्मेदारी तो है कम से कम। सही कहा आपने, आपके एरिया में भी तो पार्टी आ रही है जी। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा, हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भानु को होना चाहिए जी, और उनको लेनी भी चाहिए। और उसके बाद एक आंशिक रूप से जो है कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्योंकि ये 5 चेहरे चुनावी मैदान में थे। बिल्कुल, जब स्टार प्रचारक बनना हो, एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, तो सबसे आगे मिले स्टार प्रचारक तो हम, और जब हार नसीब हो जाए तो फिर हार को पचाना भी चाहिए जी। तो हमने चर्चा की कि हार का असली जिम्मेदार कौन है, और है तो फिर भाग क्यों रहे हैं? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आपकी नजर में हार का जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, राम राम।